हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ई लर्निंग। ई लर्निंग मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या फिर हम इसे एडवांस लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग मीन्स ई लर्निंग। हम इसको एडवांस लर्निंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ना बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की यूज़ होती है हमें लर्न करने के लिए या हमें पढ़ने के लिए। ऑनलाइन लर्निंग मीन्स हम ऑनलाइन पढ़ते हैं इसको, तो हम इसको ऑनलाइन लर्निंग बोलते हैं। डिस्टेंस लर्निंग क्यों बोला? क्योंकि हम हमारे टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक डिस्टेंस होता है, उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता फेस टू फेस, इसलिए हम उसको ऑनलाइन लर्निंग भी बोलते हैं। अब देखो, नो फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल यहाँ पे बोला है, एक तो टीचर को और एक स्टूडेंट को। तो इन दोनों के बीच में ना कोई भी फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है? ई लर्निंग इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल लर्निंग। इट प्रोवाइड अ न्यू अरेंजमेंट फॉर लर्निंग। जो ई लर्निंग होती है ना, वो एक नया कॉन्सेप्ट है सीखने का, जो कि हमारी ट्रेडिशनल लर्निंग जो है ना, ट्रेडिशनल लर्निंग क्या होती है कि जो हमारे बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है कि हमें पहले गुरुकुल में जाते थे, फिर हमें स्कूल में जाके हम टीचर से पढ़ने लगे। इसके ये बहुत ही डिफरेंट है, ट्रेडिशनल लर्निंग से ये बहुत ही अलग है। इसमें ना एक नई ही चीज़ है, नया ही अरेंजमेंट है लर्निंग के लिए। इसमें क्या होता है कि एजुकेशन एक एनवायरनमेंट प्रिपेयर करती है, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें अगर बच्चा जब मर्जी हो, जब पढ़ना चाहे तब पढ़ सकता है, वो हर लाइफ टाइम के लिए ना सेव हो जाता है फिर ई लर्निंग में पढ़ाया हुआ। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके। क्या करता है? लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाता है, इससे लर्निंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाती है। क्विक इवैल्यूएशन हो जाता है इसमें कि अगर हमें कोई डाउट आया और हमने उसको सॉर्ट आउट किया, अब जो सॉर्ट आउट किया उसका पता कैसे लगेगा कि ये सही है या गलत? तो उस चीज़ का भी बहुत ही जल्दी से इसमें इवेलुएट हो जाता है, हमें पता लग जाता है कि हमने जो आंसर दिया है वो सही है या गलत है। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज़ बाय इंटरनेट। कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है ना, उसका प्रेजेंटेशन हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। हम पढ़ाएंगे भी इंटरनेट के थ्रू ही, हम टेस्ट लेंगे वो भी इंटरनेट के थ्रू ही लेंगे। तो जो भी होगा सब्जेक्ट मैटर, जो भी चीज़ें होंगी वो हमारी इंटरनेट के थ्रू ही होंगी। ऑपरेट इन सेम टाइम दैट इज़ अवेलेबल फॉर 24/7 आवर्स। ये 24/7 हमारे लिए तैयार रहता है कि हमें जब मन हो तब हम पढ़ सकते हैं। अगर हमें रात को पढ़ना है, हमें दिन को पढ़ना है, हमें तब पढ़ना हो हम तब पढ़ सकते हैं। ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है। चाइल्ड सेंटर्ड बच्चा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पढ़ता है, तो हो गया चाइल्ड सेंटर्ड। इसमें जो है ना, हम लर्निंग बहुत ही इजीली कर सकते हैं, हमें बहुत ही जल्दी इसमें समझ आ जाता है और हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अब है कोर एलिमेंट्स। कोर एलिमेंट्स मीन्स मूल तत्व कि ये किस किस से मिलके बना है। पहला है पेडागोगी, स्टैंडर्डाइजेशन और रीयूज एबिलिटी। पहले हम देखते हैं पेडागोगी। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? कॉग्निटिव एंड इमोशनल पर्सपेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉन्टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव, सोशल कॉन्ट्रैक्टनिस्ट अप्रोच, ये वाला। तो अब हम शुरुआत करते हैं। पेडागोगी क्या होता है हम ये समझते हैं। पेडागोगी में हमें क्या देखने को मिलता है कि इसमें ना हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को शुरुआत से देखते हैं। हमने जो भी चीज़ प्रिपेयर की कि हमें ये पढ़ानी है और हमें ऐसे पढ़ानी है,
उसको हम शुरुआत से इवेलुएट करते हैं कि हमने जो बनाया है वो सही है या गलत है। उस चीज़ की हम बहुत ही बिगिनिंग से उसकी इवेलुएशन करते हैं और देखते हैं कि हमने जो बनाया है उसका लेवल लो या फिर हाई तो नहीं, कि बच्चों के अकॉर्डिंग वो लो या हाई तो नहीं, उनके अकॉर्डिंग तो है लेवल में, ये देखते हैं। अब हम इसमें ये चारों चीज़ें देखते हैं। शुरुआत करते हैं हम कॉग्निटिव एंड इमोशनल पेरिस्पेक्टिव। कॉग्निटिव एंड इमोशनल पेरिस्पेक्टिव का हिंदी मीनिंग होता है ज्ञानात्मक एवं भावनात्मक पक्ष। तो टीचर को है ना इस चीज़ में भी अटेंशन देने की ज़रूरत होती है कि उसका जो इमोशनल और कॉग्निटिव ज्ञानात्मक और भावनात्मक जो पक्ष है उसको भी वो देखे कि उसका जो ब्रेन है वो कैसे लर्निंग की प्रोसेस को करता है, किस तरह से बच्चा जल्दी लर्न कर लेता है, उसको भी देखना चाहिए। और उसको इमोशनल पेरिस्पेक्टिव को भी देखना चाहिए, भावनात्मक पक्ष को भी देखना चाहिए कि जैसे वो टॉपिक इंटरेस्टेड है या नहीं है, उसमें बच्चे को मोटिवेशन मिले। एंटरटेनमेंट भी, एक बहुत ही बोरिंग लेक्चर है तो उसमें भी बच्चा कुछ नहीं सीख पाएगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट है बिहेवियरल एंड कॉन्टेक्सचुअल पेरिस्पेक्टिव। इसका हिंदी मीनिंग है व्यवहारात्मक और संदर्भ पक्ष। इसमें क्या होता है, इसमें एक टीचर है ना क्या सोच के पढ़ाता है बच्चों को कि जो स्टूडेंट्स हैं उसका जो बिहेवियर है उसमें थोड़ा चेंजमेंट आए या फिर वो मॉडिफाई हो जाए। उसका यही उद्देश्य होता है कि चिल्ड्रंस के बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंजमेंट आए या फिर वो मॉडिफाई हो और अच्छा बिहेवियर कर सके बच्चा। Attention towards behavioral perspective of students such as knowledge of behavior, conversation with other, group research and helping the studies। उसको किस किस चीज़ में देखने को मिलता है, किस 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 तरफ बच्चे को ध्यान देना चाहिए टीचर्स को कि बच्चे में क्या क्या होना चाहिए। उसको व्यवहार का ज्ञान देना चाहिए, दूसरे जो व्यक्ति हैं या फिर पर्सन है उनके साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं उनको इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए। सामूहिक अनुसंधान, इसका मीनिंग होता है ग्रुप रिसर्च। का हिंदी मीनिंग होता है सामूहिक अनुसंधान। और बच्चों को अगर हम ग्रुप में स्टडी करवा रहे हैं तो बच्चों को इस चीज़ का भी बताना चाहिए कि वो एक दूसरे से मिलजुल कर स्टडी करें। जैसे एक जिसको नहीं आ रहा और जिसको वही टॉपिक सेम टॉपिक जिसको नहीं आ रहा और जिसको आ रहा है, तो जिसको नहीं आ रहा उसको वो बताए, वो एक दूसरे की हेल्प करे पढ़ने में। इस चीज़ के बारे में भी बच्चों को बताना चाहिए टीचर्स को। नेक्स्ट देखते हैं हम सोशल कंस्ट्रक्शनिस्ट अप्रोच। इसमें क्या होता है कि जो टीचर्स हैं ना उसको ये ध्यान देना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ही हमारा समाज बनाएंगे आगे चल के, तो उनको उस चीज़ के बारे में भी तो बताना चाहिए ना। एक बच्चे में पूरे समाज को बदलने की कैपेसिटी होती है, तो उसको उस चीज़ के बारे में भी बताना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए कि उसको सोसाइटी में उसको कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं, इस सब चीज़ों के बारे में वो बताए उसको। इसका हिंदी मीनिंग होता है सामाजिक निर्माण उपागम। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। इसका हिंदी मीनिंग है अनुदेशनात्मक रूपरेखा। इसमें क्या है कि टीचर्स को ना एक डिज़ाइन बनानी चाहिए स्टूडेंट्स के लेवल के हिसाब से कि उनको कैसे पढ़ाना है, क्या स्टूडेंट्स का लेवल है, किस लेवल का बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इस चीज़ के बारे में वो देखता है।
नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको हम हिंदी में मानवीकरण बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि कौन सा मटेरियल बच्चों को बहुत सूट करेगा, हम किस तरह से, इस तरह से अगर हम पढ़ाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन। रीयूजेबिलिटी, अब इसमें क्या होता है कि ई लर्निंग में जो मटेरियल हम देते हैं ना, वो मटेरियल ऐसा होता है कि बच्चे तब चाहे जितनी बार चाहे उसको देख सकते हैं। उसको हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे भागों में उसको बांट देते हैं कि जब बच्चा इसको पढ़े तो बहुत आराम से और बार बार अगर उसका यूज़ करना चाहे तो कर सके। और हर एक पार्ट ना एक सीक्वेंस में अरेंज कर दिया जाता है, जैसे फर्स्ट पार्ट पहले, फिर सेकंड पार्ट, ऐसे एक सीक्वेंस में सारे पार्ट्स अरेंज कर दिए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स, किस किस टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स का होता है, एक तो सिंक्रोनस सिस्टम और एसिंक्रोनस सिस्टम। सिंक्रोनस सिस्टम में क्या होता है कि जो टीचर्स और स्टूडेंट, ई लर्निंग में ये तो है कि वो एक साथ एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करेंगे,